Today we are going to start a programming language Python. आपको अगर नहीं आइडिया है तो पाइथन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के समय बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। काफ़ी स्पीडली ग्रो कर रहा है और काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। तो हम जानते हैं कैसे ये इतना इफ़ेक्टिव बना और क्यों हम इसे यूज़ करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ ईजी टू लर्न, powerful programming language. It has efficient high-level data structure and simple but effective approach to object-oriented programming. Python's elegant syntax and dynamic typing, together with its interpreted nature, make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms. So basically Python क्या है? Python एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और ये जिससे आप अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें आप यूजर डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको प्री डिफाइंड जो रहते हैं वो सिर्फ वो यूज़ नहीं करना है, आप यूजर डिफाइंड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डायनामिक हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही नीड पड़ता है। अब चाहे C++ चल जाए या फिर जावा चल जाए, आपको हर जगह उप्स मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे उप्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें भी है और ये पाइथन एलिगेंट सिंटेक्स, इसका जो सिंटेक्स है और ये जो टाइपिंग का डायनामिक टाइपिंग दिया हुआ है, इससे आप कुछ भी मैक्सिमम ऑफ थिंग्स आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इसे सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ इसे आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस हो जाता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए आज के टाइम आप नोटिस कर रहे होंगे AI में मोस्ट ऑफ द पीपल पाइथन को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको कोड लिखना बहुत ही आसान लगता है, मेंटेन करना आसान लगता है और उसमें तो आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। लाइब्रेरीज क्या है? जो थर्ड पार्टी इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे NumPy, ऐसे बहुत सारे हैं जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको फ्री मिलते हैं। इसमें आप उसको यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिल जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाता है, आप जिसको इसमें इंटीग्रेट करके आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास लिमिटेशंस नहीं होता कि मुझे बस इतने में ही काम करना, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी लाइब्रेरी जो पाइथन में इंक्लूड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, वो थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसको अपने पाइथन प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसके फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा फीचर्स देता है पाइथन, जो आपको आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इसका। तो देखते हैं कैसे हमें फ़ायदा मिलता है इसका। तो हम अब शुरू करते हैं पाइथन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि आपको यहाँ पे आइडिया होगा, आपने अगर प्रोग्रामिंग पहले से किया है तो आपको एक आइडिया होगा कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको पाइथन में भी कुछ डेटा टाइप देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में क्या है, आप जो भी सिंपल वर्ड्स वगैरह लिखना चाहते हैं आप स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप डबल कोट या सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज एप्पल। ठीक है, ये आपने लिखा है तो आप इसे डबल कोट या फिर सिंगल कोट, और दिस इज एप्पल। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया। इसी तरह आपको इंट देखने को मिलेंगे। इंट में क्या रहेगा आपका, जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारा आपका इंट में। ठीक है, 1 2 3 4। उसी तरह आपको फ्लोट देखने को मिलेंगे। फ्लोट में क्या होगा, जैसे 1.2 हो गया, 2.7 हो गया, जो कि आपको डेसिमल में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, आप फ्लोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। 9.7, ये सब क्या होगा आपके फ्लोट में आएंगे। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि आप आने वाले प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और डेटा टाइप्स हैं, आपको एक एक करके आगे बताऊँगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, आपको वहाँ पे बेसिकली एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है।
हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये सेम मिलेगा। सिंटेक्स बदल जाएगा, लिखने का पैटर्न बदल जाएगा, बट ये लगभग हर जगह आपको मिलता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं हम लोग। वो क्या है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ऐसे कई सारे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इफ़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको वो बताता हूँ। इफ़ कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, उसके साथ एल्स को कैसे अटैच करना है, वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होगा? आपने इफ़ लिखा, यहाँ आपने कंडीशन डाला, कंडीशन, उसके बाद आपने कोलन का सिंबल दिया और यहाँ पे ने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा, जो इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये इस स्टेटमेंट में कब जाएगा? जबकि इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स वो ट्रू हो रहा है, ठीक है। ये जब ट्रू होगा तभी इस कंडीशन में वो इंटर करेगा और जो भी यहाँ पे आपका फंक्शन है, जो भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है, ये ट्रू नहीं होता है, ट्रू नहीं होगा तो क्या करेगा? ये इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, मतलब इस क्लॉज के अंदर नहीं घुसेगा। क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट डालेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इफ़ इस कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो इससे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ निकलने के बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा इसको ये फुलफिल करेगा। दैट मीन्स एल्स कब होता है? जब ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये एल्स में जाएगा। अदरवाइज अगर ट्रू होगा तो इसमें एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद यहाँ से सीधे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। तो आपको आइडिया हो गया होगा सिंपल इफ़ कंडीशन में कैसे जाएगा और एल्स में कैसे जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेस्टेड इफ़ में। तो नेस्टेड इफ़ क्या होता है आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? आप जब इफ़ कंडीशन को अगेन एंड अगेन लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो हम बार बार कैसे लिखेंगे? अगर हम इफ़ कंडीशन को नॉर्मली बार बार लिखेंगे तो वो हर एक इंडिविजुअल कंडीशन को कॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, इफ़ उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्टेटमेंट। इसके बाद अगर हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करना है और हमने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, हमने बार बार इफ़ को ही लिख दिया, तो क्या होगा? वो हर एक इंडिविजुअल को कॉल करेगा। जैसे कि फिर से मैंने यहाँ पे इफ़ लिख दिया, फिर से यहाँ एक कंडीशन डाल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये फिर से इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहले इसको जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसको कॉल किया, इससे जब यहाँ पे निकल जाएगा तो फिर से इसको कॉल करेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन इफ़ फिर से है। तो इसके बाद जैसे यहाँ निकला, ये फंक्शन को कंप्लीट करके यहाँ से निकला, तो ये फिर से इसको कॉल करेगा। ये भी अगर ट्रू हुआ तो ये फिर से कॉल करेगा इसको भी। अगर हमने इस तरीके से इफ़ नेस्टेड इफ़ को लिख दिया तो हमें बहुत इशू देखने को मिलेंगे कि हर एक कंडीशन को कॉल करेगा। हम चाहते हैं कि किसी 5 कंडीशन में से वो एक भी अगर फुलफिल करता है तो उससे एग्जीक्यूट करे और वहाँ से बाहर निकल जाए। बट अगर यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा तो वो पाँचों के पाँचों कंडीशन को चेक करेगा और पाँचों कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें पाँचों को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली नेस्टेड इफ़ को प्रॉपरली लिखेंगे। तो वो तरीका क्या है, हम सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने एक इफ़ कंडीशन लिख लिया, कॉलन लिख, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्स का फिलहाल अब यूज नहीं करेंगे, हमको नेस्टेड इफ यूज़ करना है। तो हम यहाँ करेंगे एल इफ यूज़ करेंगे, एल इफ, ये हो गया एल इफ स्टेटमेंट। इस एल इफ में क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन होगा, कंडीशन हुआ, इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे अगर हम फिर से लिख लेंगे एक और, कंडीशन यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन को जब भी प्रोग्राम में इंटर करेगा सबसे पहले इसको चेक करेगा ये ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट किया इसके बाद सीधे यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर मान के चलिए ये फंक्शन यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो क्या करेगा, ये यहाँ से फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे इंटर ही नहीं करेगा, यहाँ पे इंटर ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से फिर निकलेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो रहा है पहले कंडीशन में तो यहाँ से सीधे वो बाहर निकल जाएगा, इस कंट्रोल फ्लो से बाहर निकल जाएगा। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो क्या करेगा, ये इस कंडीशन पे जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा, ये यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, फिर यहां से इस कंडीशन में जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंट्रोल फ्लो चलता रहेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो फिर यहाँ इस स्टेटमेंट के बाद आपका फिर से एग्जिट कर जाएगा। तो ये आपको सिंपल आइडिया मिल गया होगा। अगर ये मैंने 5 या 3 कंडीशन लिखा है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ से स्टेटमेंट जो भी था वो कंप्लीट करके एग्जिट कर जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर ये यहाँ पे आएगा, इस एलिफ पे आएगा। इस एलिफ पे जाने पर फिर इसमें कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ से फिर स्टेटमेंट को फंक्शन करके यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स में क्या होगा, फिर से नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा। इसमें फिर अगर ट्रू हुआ तो फिर ट्रू का स्टेटमेंट का फंक्शन को कंप्लीट करके यहाँ पे वो फिर नीचे एग्जिट कर जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पे इससे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एक एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट। अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। जब सारे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे तब बाय डिफ़ॉल्ट ये इस कंडीशन में जाएगा और इसको फुलफिल करेगा और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको आइडिया मिल गया होगा। तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये सारे कंडीशन को चेक करेगा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपका इफ़ कंडीशन के अंदर इसको पहले चेक किया, फिर इसको चेक, अगर ये फॉल्स हुआ तो इस पे आया, इसको चेक किया। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर नीचे वाले पे आया, इसको चेक किया। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर इसके बाद नीचे वाले पे आया। सो ये बेसिक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है।
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपको इफ़ कंडीशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपको होता क्या है, नेस्टेड इफ में आपने देख लिया, इफ़ कंडीशन को सबसे पहले चेक करेगा, अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है दैट मीन्स फॉल्स हो रहा है, तो फिर एलिफ में जाएगा, इसके कंडीशन को फुलफिल चेक करेगा, अगर फुलफिल कर रहा है तो वो ट्रू यहाँ पे होने के बाद स्टेटमेंट को कंप्लीट करके एग्जिट कर जाएगा। अदरवाइज वो फॉल्स होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रहेगा आपका एलिफ में उसमें जाएगा। अगर वो भी फॉल्स हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कोई भी कंडीशन, ये 3 कंडीशन, ठीक है, अगर ये इसमें से सब फॉल्स हो रहा है, ठीक है, सब के सब फॉल्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ला एल्स में जाएगा, ये हमेशा ट्रू हो जाएगा। अगर ये ऊपर के सारे कंडीशन फॉल्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ट्रू होगा और इसमें चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो फिर ये एल्स स्टेटमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं स्टेटमेंट। वो जिस वाले को ट्रू देखेगा वहीं पे एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो ये भी यहाँ से बाहर निकला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सारा कंडीशन एक के बाद एक चेक होगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा है और इसमें से कोई भी अगर ट्रू होता है तो बाकी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। बट प्रीवियसली हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल इफ़ लिखा था, ठीक है, हमने मल्टीपल इफ़ लिखा था, तो इसमें क्या होगा, ये इसको भी चेक करेगा, ये ट्रू हो या फॉल्स हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये इसको भी चेक करेगा, क्योंकि इसको तो जो भी स्टेटमेंट था ये फंक्शन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद इसे बाहर निकलना चाहिए था नहीं, बट यहाँ पे क्या किया, इसको भी चेक किया। क्यों? क्योंकि हमने बार बार इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया, ना कि हमने एलिफ यूज़ किया। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें मल्टीपल इफ़ नहीं लिखना है, जहाँ पे मुझे एक फ़्लो चलाना है कि उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो उसमें से वो वहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाए। तो वहाँ पे हमको इस तरीके से नहीं लिखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हर एक कंडीशन को चेक करें, दैट मीन्स इसको भी चेक करें और इसको भी चेक करें, तो वैसे कंडीशन में ही आप ऐसा कंडीशन वहाँ पे लिखेंगे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, आपको कहाँ पे मल्टीपल इफ़ यूज़ करना है, कहाँ पे आपको मल्टीपल इफ़ यूज़ करना है और कहाँ पे आपको नेस्टेड इफ़ यूज़ करना है। ओके, दैट मीन्स इफ़, एलिफ और एल्स क्लॉज। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फॉर स्टेटमेंट पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको लूप करना है। दैट मीन्स आपको एक सीक्वेंस पे लगातार चलाते जाना है। जैसे कि आपको 10 टाइम्स कुछ नंबर प्रिंट करना है या फिर आपको 20 टाइम्स कुछ काउंटिंग करते जाना है, तो वो लगातार 20 टाइम्स वो फंक्शन कॉल करता रहे, तो वहाँ पे आप लूप यूज़ करेंगे। दैट मीन्स फॉर लूप, और ऐसे वाइल लूप है, ऐसे कई सारे लूप्स हैं। तो बेसिकली हम फॉर लूप पे चलेंगे। तो फॉर लूप कैसे करते हैं, वहाँ पे क्या यूज होगा, कैसे हम उसको कॉल करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।